नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आज 7 अप्रैल यानी बाड़मेर ज़िले का स्थापना दिवस। बाड़मेर ज़िला कैसे बना, किस तरीके से बना, स्थापना दिवस है, इन सब बातों को लेकर हमने सोचा कि क्योंकि बहुत से लोगों के हमारे पास मैसेज आए कि आखिर इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में हम आपको रूबरू करवाएं। तो हम पहुंच गए बाड़मेर के जो रावल त्रिभुवन सिंह जी हैं, उनसे जानने कि आखिर क्या इतिहास रहा है बाड़मेर का। कुछ कन्फ्यूजन भी है कि बाड़मेर ज़िले का स्थापना दिवस है या बाड़मेर का स्थापना दिवस है। तो इन सब बातों को लेकर डीपली जानेंगे कि किस तरीके से बाड़मेर ज़िला बना, उसके बाद में उस वक्त क्या था, कौन कौन से ठिकाने थे, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। रावल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज बाड़मेर ज़िले का स्थापना दिवस है। क्या कन्फ्यूजन है इसको लेकर भी? आपके पास में भी फ़ोन आए होंगे जब आपने पोस्ट की होगी, तो क्या कन्फ्यूजन है? देखिए, 7 अप्रैल 1949 को बाड़मेर जिला अस्तित्व में आया। इससे पहले जिस जगह अभी अपन बैठे हुए हैं, ये बाड़मेर था। मालानी परगने का एक ठिकाना जिसका नाम बाड़मेर था। मालानी परगने के अंदर बहुत सारे ठिकाने थे, जिनमें से बाड़मेर है, जसोल है, सिणदरी है, गुड़ा है, कोटड़ा है, गिराब है। इन सब को मिला के 1949 में पूरे परगने के सभी ठिकानों को मिला के एक जिला बना दिया गया और उसका मुख्यालय बाड़मेर को रखा गया। तो 7 अप्रैल 1949 को बाड़मेर जिला जो है वो अस्तित्व में आया। आज उसको 73 इयर्स कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे जिले का स्थापना दिवस है, बाड़मेर का नहीं, बाड़मेर जिले का स्थापना दिवस। सर, क्या कहानी है उस वक्त, किस तरीके से इकट्ठा बाड़मेर जिला बना था और उससे पहले क्या था, ठिकाना कैसे होता था, किस तरीके से होते थे, मतलब 13वीं सदी में, 15वीं सदी में क्या होता था? ऐसा बताया जाता है कि लगभग 12वीं से 13वीं सदी के अंदर बाड़मेर की स्थापना बाहड़ राव जी द्वारा करी गई थी। जो परमार शासक थे, उनके बाद में यहाँ चौहान शासक आ गए। चौहान शासकों ने इस जगह पे राज किया। फिर लगभग 13वीं सदी के आसपास रावल मलिनाथ जी के वंशज रावत लूका जी थे, जो बाड़मेर आ गए और फिर वो बाड़मेर तब से लेके हमारी फैमिली कंटिन्यूस बाड़मेर के पूर्व राज परिवार में रही है। लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी के अंदर रावत भीमा जी हुए, जहां आज अपन इस जगह बैठे हुए हैं। पहले ये बाड़मेर यहाँ नहीं हुआ करता था। यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है जूना, जिसे आज अपन जूना के नाम से जानते हैं। ये बाड़मेर वहाँ हुआ करता था। वहाँ से लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास, एग्जैक्ट मैं टाइम नहीं आपको बता सकता, 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में रावत भीमा जी हुए। उन्होंने पूरे के पूरे बाड़मेर को वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ शिफ्ट करके जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, इस शहर की स्थापना रावत भीमा जी ने लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास करी। तब से कंटिन्यूस अपन लोग यहीं पे है। जब पूरा शहर यहाँ आ गया तो जो पुराना बाड़मेर था उसको जूना बाड़मेर के नाम से जाने जाने लगा और ये जहाँ आज हम बैठे हुए हैं, ये नया बाड़मेर हो गया। कालांतर में वक्त के साथ जूना के आगे से वर्ड बाड़मेर हटा दिया गया और उस जगह को लोग सिर्फ जूना कहने लगे और इस नए बाड़मेर के आगे से वर्ड नया हटा दिया और इसे लोग बाड़मेर के नाम से जानने लगे। क्या सुना सर आपने बाड़मेर के बारे में? उस वक्त किस तरीके से क्या हालात थे, किस तरीके से लोग रहते थे, परिस्थितियाँ, और आज जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर क्या क्या पुरानी चीज़ें थी और किस तरीके से बसावट थी? देखिए, जैसे मेरा जन्म तो 90s के एरा में हुआ है, तो मैं तो सिर्फ वही बता सकता हूँ जो मैंने सुना है या फिर मैंने कहीं पढ़ा है। ऐसा कहते हैं कि पुराने टाइम में जो बाड़मेर था 13वीं शताब्दी से, तो बाड़मेर वैसे बहुत रिच जगह थी। आप किराड़ू के मंदिर देखेंगे या फिर जूना के मंदिर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर था। किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है कि लगभग ये खुजराहो जैसा ही है। तो इसी से पता लगता है कि हमारे यहाँ की ये जगह तो बड़ी समृद्ध रही होगी। बाड़मेर सिल्क रूट पे आता था। तो इस साइड में जो जिसे अभी अपन पाकिस्तान कहते हैं, ईरान कहते हैं, ईरान पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रेडर्स आते थे और अभी आज का जो बांग्लादेश है, म्यांमार है, वहाँ जाते थे, तो कहते हैं उनका एक रूट हमारे यहाँ बाड़मेर से होके भी निकलता था। बात यदि फसल और लोगों के रहन सहन की करी जाए तो हमारे यहाँ पे बारिश शुरू से ही बहुत ही कम रही है। तो कम बारिश होने की वजह से मिजरेबल हालात तो थे ही। कहते हैं ऐसा कि लगभग 4 से 5 साल में एक बारिश होती थी। उस एक बारिश में इतना अनाज हो जाता था कि हम उसे संग्रहित करके रख लेते थे और 4 साल तक हम उसी अनाज से अपना काम
चला लेते थे। क्योंकि हालात कुछ इस तरह के थे, तो हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में एक किसान जो अपना अनाज पैदा करता है, वो अनाज किसी को दे के, मान लीजिए एक सुथार है, तो उसको वो अनाज दे देता था, उसके एवज में वो सुथार उसके घर के दरवाजे बना लेता था। तो ये इस तरह का जी एक्सचेंज जिसे कहेंगे, तो वो बार्टर सिस्टम हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित उसमें था। फिर पानी के लिए शुरू से बड़ी समस्याएं थी, तो पूरे के पूरे जिले में, आज के हम यदि इस जिले की बात करें तो बहुत कम ऐसी जगहें थी जहाँ पे पानी के कुएं हुआ करते थे या जहां से हम पानी ले सकते थे। तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीसियस चीज जिसे कहेंगे वो पानी ही था। तो पुराने टाइम में ऐसा कहा जाता है कि जो सुरक्षा लगाई जाती है, जैसे आज अपन देखें कि कलेक्टर्स के बंगलों के आगे सुरक्षा होती है, तो पुराने टाइम में हमारे यहाँ की सुरक्षा सिर्फ उस पानी पे लगाई जाती थी। और लोग पानी का इतना महत्व रखते थे कि एक बूंद भी पानी किसी भी सूरत में वेस्ट नहीं हो जाए। ये बात हुई अपन 13वीं शताब्दी से लेके और 20वीं शताब्दी तक की करें। फिर कहते हैं ना कि वक्त तो सबका बदलता है, धीरे धीरे बाड़मेर का भी वक्त बदलना शुरू हुआ। इस बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा, काले पानी की सजा क्यों कहा जाता था? मैं उसी पे आ रहा था दिनेश जी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो क्योंकि बाड़मेर ठिकाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा रिच ठिकानों में से नहीं था, एक ऐसी सिंपल सी जगह थी जहाँ पे लोग आपसी प्रेम भावना से रहते थे। हमारे यहाँ पे जिसे कहेंगे ना कि जातीय वैर भी नहीं था, सभी लोग, हर समाज के लोग एक दूसरे के सिर्फ साथ रहते थे। जातीय प्रथा या ये सब चीज़ें भी हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम थे, हमारे यहाँ पानी की कमी थी। इसलिए सरकारी सिस्टम, जब ये डेमोक्रेटिक इंडिया बना, तो यहाँ पे कोई दूसरे अधिकारी आने के बारे में सोचते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें यही बताया गया था कि बाड़मेर जाके क्या करोगे, वहां तो पीने को पानी भी नहीं है, हमारे यहाँ पे डेजर्ट था, तो यहाँ पे रोड्स भी नहीं थे, हमारे यहाँ पे पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होता था, खाने पीने की चीजें भी बहुत लिमिटेड थी, तो इसलिए इसे काले पानी की सजा कहा जाता था। 1990 के एरा में कोई अधिकारी को यदि कभी सजा देनी होती थी तो उसे कहते थे कि हम आपको बाड़मेर या जैसलमेर भेज देंगे। पर कहते हैं ना, वक्त सबका बदलता है। फिर आता है सन 2000। सन 2000 में हमारे यहाँ पे काला सोना जिसे हम कहेंगे वो निकलना शुरू हुआ। गैस फील्ड्स निकलने शुरू हुए, लिग्नाइट फील्ड निकलने शुरू हुए, सिलिकोसिस ये निकलना शुरू हुआ, पेट्रोल निकलना शुरू हुआ। और 2000 से लेके 2010 का जो काल है उसे मैं बाड़मेर का, कहते हैं ना, टाइम चेंजर कहूँगा। और फिर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलनी शुरू हुई। हमारे बाड़मेर आज जिस जगह हम बैठे हुए हैं, यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल है, उसका उद्घाटन किया गया लगभग 2009 के आसपास। और फिर ऑयल प्रोसेस होना शुरू किया। फिर वक्त 2015 के आसपास का आता है। 2015 की एक रिपोर्ट में आपको जरूर बताना चाहूँगा कि पर कैपिटा इनकम जिसे हम कहते हैं, तो पर कैपिटा इनकम का एक अच्छा सा आर्टिकल एक अंग्रेजी अखबार में छपा। और उसे जान के मतलब मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करने लगा कि वो बाड़मेर, जहां 1990 में कोई आना नहीं चाहता था, जहां के बारे में कहा जाता था कि शायद यहाँ के लोग तो 7 दिन में एक बार स्नान करते होंगे, यहाँ तो इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होंगे, पानी के लिए कितने किलोमीटर चलते, पानी के लिए कितने किलोमीटर चलते होंगे। उस आर्टिकल में बताया कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो नेशनल एवरेज है वो है 88,000 के आसपास, 78,000 और 88,000, जबकि बाड़मेर का 1,28,000। हम हिंदुस्तान, राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गए। तो इसे कहते हैं कि चीजें कैसे कैसे बदली। तो आज के बाड़मेर की यदि हम बात करें तो आज हमारे पास लगभग सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, हमारे यहाँ पे पेट्रोकेमिकल के कॉलेजेस भी हैं, रिफाइनरी भी बहुत जल्दी हमारे यहाँ आने वाली है। पानी के सोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। बाड़मेर शहर में लगभग रोज ही वाटर सप्लाई हो रही है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि राजस्थान के जो राजधानी है उससे ज़्यादा अच्छी वाटर सप्लाई हमारे यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल बन चुका है, हमारे यहाँ पेट्रोकेमिकल का कॉलेज बन चुका है। आपको यदि अच्छी जगह खाना खाना है तो हमारे यहाँ पे कम से कम 50 तरह के रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं। आप आज किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, किसी भी ब्रांड का नाम ले लीजिए, आपको उसका ऑफिस यहाँ मिल जाएगा। जिस बाड़मेर को काले पानी की सजा कहते थे, अब हमें अपने आप को बाड़मेरियन कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ये वही बाड़मेर है जो लगभग 20,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। आज हमारे ऑयल फील्ड और लिग्नाइट फील्ड के अंदर 20,000 लोग बाहर के यहाँ आके काम कर रहे हैं। लोग सर, अगर जो बात
परंपराओं की जाए, संस्कृति की जाए, तो किस तरीके से जो संस्कृति थी, ख़ास तौर से मैं उन बात पे आना चाहूँगा कि जो वाटर सोर्सेज थे उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, जो कि आज के टाइम में सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया है। जो पानी के सोर्सेज गांव के अंदर जो बारिश के अंदर इकट्ठा होता था पानी, उसी पानी को यूटिलाइज करते थे। तो इन सब क्या हालात है इनके? देखिए, जैसे आपने बात पानी की करी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पुराने टाइम में बेरियों का सिस्टम हुआ करता था। बेरियों में क्या होता था, क्योंकि बारिश तो 4-5 साल में एक बार होती थी, वो बेरियां रिचार्ज होती थी, उनमें बिल्कुल जो मीठा पानी होता था उसको हम अगले 4 साल तक चलाते थे। कालांतर में क्या हुआ कि सरकार की अलग अलग योजनाएं आई, इन्होंने अलग अलग तालाब खुदवाए, उसमें कुछ जगह पे फायदा भी हुआ, बट हमारे यहाँ पे उसका नुकसान ज्यादा हुआ। हमारे जो नेचुरल वाटर सोर्सेज थे उन पे हमने ध्यान देना कम कर दिया। बाड़मेर में बेरियों की जो स्थितियां हैं वो बहुत खराब हो गई। आज की डेट में बहुत कम ऐसी बेरियां हैं जिनमें साफ सफाई है या जिनके पानी को हम पी सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सरकार जैसे अभी कैनाल का पानी यहाँ लेके आ रही है, पर हमें हमारे जो परंपरागत सोर्सेज थे उन पे भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ पे परंपरागत सोर्सेज से आप सोचिए कि 13वीं सदी में बना हुआ ये जिला मुख्यालय आज तक जीवित है। पानी तो नहीं था ना तब भी, सही बात। आज तो हमारे पास में एक्सेस में पानी है। उस एक्सेस में पानी को हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पुराने टाइम में इतने से पानी को भी हम अच्छे से यूटिलाइज करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अभियान चलाती है कि बूंद बूंद पानी को बचाओ, बूंद बूंद पानी से सिंचाई करो। अरे उनको तो हमारे यहाँ के लोगों से सीखना चाहिए कि एक बाल्टी पानी में वो अपने कैसे गुजारा निकालते थे। आप सोचिए कि 50-50 किलोमीटर दूर से पानी का घड़ा सिर पे लेके आते थे, ठीक है, पूरी पूरी रात वो चलते थे सिर्फ पानी लाने के लिए। 4-4, 5-5 घंटे दूरी से वो पानी लेके आते थे और उसी से उनका जीवन यापन चल रहा था। यहाँ के लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। ये तो अब हुआ है कि हर घर के अंदर नल के कनेक्शन आने शुरू हो गए। पर मुझे ये लगता है कि सुविधाएं बढ़ने के साथ में हम थोड़े से इन चीजों के प्रति उस तरह से हो गए, हाँ, लेजी हो गए। हमने पानी सब चीजों को छोड़ दिया, उन चीजों को छोड़ दिया जो कि बहुत जरूरत है आज, नहीं तो आने वाले टाइम में उन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि हमें हमारे यहाँ के गांवों के लोग जहां पानी की आज भी समस्या है उन लोगों को एग्जाम्पल बनाना चाहिए। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप जाएं और उनका वीडियो इंटरव्यू लें, दिखाएं लोगों को कि किस तरह से ये पानी लेके आते हैं। वो आज तक जीवित है, उन्हें आज भी उस चीज से कोई समस्या नहीं है, और उसको लाके शहर में लोगों को दिखाएं कि किस तरह आप पानी वेस्ट कर रहे हो। आप भूल गए आज से 20 साल पहले आपकी क्या स्थिति थी। हमारे लिए पानी सोने से भी महंगा था। सही बात। सोना खरीदना आसान था पर पानी लाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि सोने को तो पैसा दिया और ले आए, पानी कैसे लाओगे, तो वो बड़ा मुश्किल था। पर मुझे लगता है कि रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है ये हम भूल गए। रही सही कसर सरकार ने भी यही कर दिया। सरकार ने भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उस पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ पाइपलाइंस को कैसे लेके आना है इसी पे काम किया। तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी दिक्कत हुई। फिर जैसे बात आपने कल्चर की करी तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता ही नहीं है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट भी हूँ इस चीज़ को लेके, बाड़मेर कल्चरली हमेशा से बहुत ज़्यादा रिच रहा है। सही। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ना तो हम सबसे पहले जिस चीज़ को छोड़ते हैं वो होता है कल्चर। यस। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि हम आज तक जो संगठित तरीके से रह रहे हैं, हमारा जो ताना बाना मजबूत है वो इसलिए है क्योंकि हम कल्चरली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच है। जैसे मैं आपको एक होली का एग्जांपल देना चाहूँगा। बाड़मेर की होली बड़ी अच्छी होती है। हमारे यहाँ पुराने टाइम में आज़ाद चौक में एक होलिका होती थी और पूरा शहर जो है उस होलिका दहन में इसी जगह इकट्ठा हो जाता था। हमारे यहाँ पे कोई जातीय प्रथा नाम की चीज ही नहीं थी। हर जाति के लोगों को वहां पे आना जरूरी था। हर जाति को कोई ना कोई एक काम देते थे। जैसे मेघवाल जाति का एक बंदा उस होलिका को बनाता था, उसका रक्षा सूत्र जो है वो एक ब्राह्मण जाति का बंदा जो है वो बांधता था। उसके अंदर धान जो है वो एक जाट जाति का बंदा देता था, ठीक है। फिर उसके अंदर जो सखिया बनाना होता है वो कोई और जाति का बंदा होता था। फिर जो माली जाति का बंदा है, सबसे पहले जो नेग लेना है वो उस बंदे का काम होता था। उसमें अग्नि प्रवेश बाड़मेर का रावत करता था, पर वो तभी कर सकता था जब उसको आवाज एक मुसलमानों में कोटवाल जाति का बंदा होता है जो अपने पास, हाँ, तो जब वो आवाज देगा तभी वो आ सकता है। अच्छा। तो इस तरह से ये सिस्टम बनाया गया था। जैन जाति का भी उसमें कोई ना कोई रोल था। तो हमारे यहाँ रहने वाली हर जाति का डायरेक्टली उस फेस्टिवल के अंदर रोल था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने
हमारे शहर के जितने भी पूर्वज थे उन सब ने ये सिस्टम इसलिए बनाया ताकि ये जातीय व्यवस्था जो है ये कभी बिगड़े नहीं, इनमें आपस में कभी कोई तरह का वैर नहीं हो। फिर इसको इस तरह से उन्होंने बांध दिया कि मान लीजिए इन जाति में से एक भी बंदा नहीं आया तो आने वाला 1 साल पूरा आपके लिए खराब होगा। तो इससे क्या होता था कि लोग जातीय वैर लोगों में पैदा नहीं होता था। लोगों को लगता था कि यदि अपन लड़ लिए और वो नहीं आया तो अपना पूरा साल खराब हो जाएगा। तो हमारा ताना बाना इस तरह से बना हुआ था कि हम सब एक दूसरे को अपना भाई समझते थे। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि डेवलपमेंट के साथ में हमें हमारे कल्चर को भी सेव करना है, साथ में लेके चलना है, हमें आगे बढ़ना है। पर किस शर्त पे कि हमें आगे तो बढ़ना है पर हमें हमारा कल्चर नहीं छोड़ना है, हमें हमारे ट्रेडिशन नहीं छोड़ना है, हमें हमारी वैल्यूज़ नहीं छोड़नी है। जो त्यौहार हम पुराने तरीके से जैसे मनाते थे हमें आज भी वही मनाने हैं। हमारे कल्चर को, हेरिटेज को हमें एज इट इज़ रखते हुए आगे बढ़ना है। हेरिटेज की बात की तो पर्यटन को लेकर मतलब आज दिन तक कुछ हो नहीं पाया है। हमेशा से लोग हैं यहाँ आसपास, चाहे वो कैराडू की बात की जाए या महाभारत के धोरों की बात की जाए, तो इसको लेकर भी कुछ होना चाहिए। देखिए, बाड़मेर पर्यटन के लिए एक स्वर्ग बन सकता है। जैसे कि आज मान लीजिए आप जैसलमेर जाते हैं, लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसलमेर में आपको जो कुछ मिलता है ना वो सब कुछ हमारे बाड़मेर में। यदि आपको धोरे चाहिए तो हमारे पास महाबार में धोरे हैं। आपको हेरिटेज चाहिए तो किराडू से अच्छे मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जूना से अच्छे मंदिर नहीं मिलेंगे। एडवेंचर टूरिज्म की यदि आप बात करो वो भी हमारे पास है। बाड़मेर के पास में एक जगह है रोहिडी, वहाँ के धोरों को यदि आप देख लो तो वो सम से भी बेटर है, पर ज़रूरत है उनको थोड़ा सा प्रमोट करने की। इसमें सबसे बड़ी हिंड्रेंस या जिसे मैं कहूँगा जो सबसे बड़ी बाधा है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हमारे बाड़मेर से एक हाईवे निकलता है, उस हाईवे को कोई क्रॉस करके नहीं जाता। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी यही गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले आप उस हिंड्रेंस को हटाएं, लोगों को आप उस बॉर्डर तक पहुँचने दें। बाड़मेर में मुनाबाव का एक रेलवे स्टेशन है, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन है। हजारों लोग ऐसे हैं जो उस स्टेशन को देखना चाहते हैं, पर उसके लिए समस्या ये है कि उस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत वहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। या तो सरकार लद्दाख की तरह बाड़मेर में कर दे, लद्दाख के अंदर भी सेम बाड़मेर वाली ही पोजीशन है, वहाँ पे भी आप बॉर्डर पे जाने के लिए आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, परंतु वहाँ एक सिंगल विंडो सिस्टम है। आप वहाँ जाइए, अपनी एप्लीकेशन लगाइए, आपको आधे घंटे के अंदर परमिशन मिल जाती है और आप टूरिस्टिक प्लेसेस पे जाके आ सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे यदि आप परमिशन के लिए आज अप्लाई करते हैं तो 24 घंटे तो मिनिमम है, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलती है। तो आज यदि कोई टूरिस्ट बाहर से आएगा 24 घंटे तक वो सिर्फ सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाएगा तो फिर वो यहाँ घूमने ही क्यों आएगा। सही बात। तो बाड़मेर में हर वो चीज़ टूरिज्म के लिए की जा सकती है, पर पहल करने की ज़रूरत है। ये पहल सरकार को करनी पड़ेगी, सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं उनको करनी पड़ेगी। यहाँ के लोग जो हैं वो टूरिज्म के लिए तैयार है, परंतु जब तक सरकारी कानून नहीं बदलेंगे तब तक कैसे होगा। शहर की बात की जाए तो किस जमाने में कितना शहर था, आज क्या हालत? यहाँ से देखते यहाँ तो क्या? से यदि आप देख पा रहे हैं तो ये रेलवे स्टेशन है, सामने जो ग्रीन पैच दिख रहा है ना, हाँ। वहाँ पे रेलवे स्टेशन हुआ करता था, अभी भी वही है रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन जब मैं पैदा हुआ हूँ 1990 में, लगभग मैं 4-5 साल का होऊंगा, तब से मुझे चीज़ें याद आती है। तो इस रेलवे स्टेशन तो बहुत दूर हुआ करता था, यहाँ से गांधी चौक तक शहर था, गांधी चौक के बाद इक्के दुक्के मकान दिखते थे और उसके बाद रेलवे स्टेशन भी बहुत दूर दिखता था। मेरे मदर बताते हैं कि जब पुराने टाइम में लगभग 1960s या 70s की बात करें तो यदि रेलवे स्टेशन से कोई गाड़ी निकलती थी तो अपने को यहाँ पता लग जाता था कि वहाँ से एक गाड़ी आ रही है। हम दूरबीन से बैठ के उनका चेहरा तक देख सकते थे कि कौन आ रहा है, कैसे है। और आज की डेट में यदि हम देखें तो आज आप देख लीजिए कि बाड़मेर आपको यहाँ से सिंदरी चौराहे से आगे तक बाड़मेर नजर आ रहा है। आज तो हालांकि कोहरा है तो थोड़ा कम दिख रहा है, अदरवाइज लगभग यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर तो बिल्कुल क्लियर शहर नजर आता है। अगले साल जब अपन आज ही के दिन बाड़मेर के 74वें स्थापना दिवस पर मिलेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 किलोमीटर और बाड़मेर शहर बढ़ जाएगा। तो सर, अगर ये जहाँ आप बैठे हैं, ये आसपास जिस तरीके से ये बने हुए, ये क्या थे और अभी इनकी क्या हालत है और इन सबको सजोने के लिए भी क्या किया गया आपके? देखिए, जिस पहाड़ी पे अभी इस वक्त आप मौजूद हैं, ये पूरा पहाड़ बाड़मेर गढ़ के नाम से जाना जाता था, जिसे किलोन दुर्ग भी कहा जाता था। रावत भीमा जी ने इसकी स्थापना करी थी। लगभग मैं कहूँगा 1900 के आसपास तक हमारा पूरा परिवार यहीं रहता था। फिर धीरे धीरे परिवार जैसे जैसे बढ़ता गया तो लोग इस दुर्ग को छोड़ के नीचे जाने लगे और जो जागीर के गांव थे उनमें चले गए।
आज की डेट में जितना पोर्शन मेरे पास में है जो इस कोटड़ी के हिस्से में आता है वो तो लगभग ठीक है, पर दूसरे की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि सरकार की तरफ से कभी कोई तरह का फंड या ऐसी चीज़ नहीं मिली, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको वापस पुराने उसी रूप में हम लेके आएँ जहाँ रावत भीमा जी ने जैसा बनाया होगा, वहां नहीं तो उसके आसपास भी यदि मैं पहुंच जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जस्टिस करूंगा। तो धीरे धीरे हम इसके बारे में कर रहे हैं। ये बाड़मेर ज़िले के स्थापना दिवस पर आपको हमने बताया कि किस तरीके से बाड़मेर स्थापना दिवस को लेकर पहले किस तरीके से बाड़मेर था, बाड़मेर की स्थापना कैसे हुई, किस तरीके से हमारा यहाँ की कल्चर, संस्कृति, इन सब बातों को लेकर हमने आपसे बातचीत की। आगे भी हम इसी तरीके से इन सब मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया।